नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जाति जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्रों ने रिपोर्टर को बताया है कि प्रस्तावित घोषणा पत्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी गई है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने हैंडओवर किया। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने शहजादा शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया है। जांच एजेंसी की एक टीम बुधवार शाम 3:45 पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। शाम 6:30 बजे के बाद सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिली। सीबीआई अब शाहजहां शेख को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए लेकर गई है। गुरुवार से उससे पूछताछ की जाएगी। उससे पहले बंगाल पुलिस की सीआईडी ने शेख को सीबीआई के सुपुर्द करने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने 4:30 बजे बंगाल पुलिस को शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपने का आदेश दिया था। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए शाहजहां को सौंप नहीं सकते। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट के दोबारा दखल के बाद पुलिस ने कस्टडी सौंपी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा इलेक्शन 2024, राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से। रायबरेली से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस बार अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी के लिए यह पहला मौका होगा जब वह लोकसभा चुनाव लड़ रही होगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति में अपना पदार्पण करने जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी द्वारा वहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद से खाली है। जब कांग्रेस ने इस बात पर मोहर लगा दी कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, तब से ही वह इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई और इस सीट से अपनी किस्मत आजमा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम बोले परिवारवाद की सच्चाई बताई तो गालियां देने लगे। गांधी, जेपी, कपूरी और अंबेडकर ने भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बुधवार को बिहार के बेतिया में जनसभा की। उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में लालू यादव का नाम लिए बिना परिवारवाद और जंगल राज पर उनको घेरा, साथ ही इंडिया पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन अभी भी 20वीं सदी में जी रहा है। हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन लालटेन के दम पर ही आगे बढ़ना चाहता है। जब तक बिहार में लालटेन की लो रही, तब तक एक ही परिवार का विकास हुआ। आज तक मोदी इनको सच्चाई बताते हैं तो ये मोदी को गाली देते हैं, कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराई नई शिकायत। समन पर पेश नहीं होना पड़ा भारी। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा समन का पालन न करने पर कोर्ट में बुधवार को एक और शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में एसईएमएम दिव्या मल्होत्रा 7 मार्च को सुनवाई करेगी। ईडी ने पहले भी केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए पहले 3 समन का पालन न करने को लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में 16 मार्च को सुनवाई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जबकि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में परिवर्तन निर्देशालय के 8वें समन के बाद भी बीते 4 मार्च को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे और 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी की इच्छा जताई थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मिले, कहा चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार आरोपी टीएमसी नेताओं को बचा रही। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेश खाली की पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मिले। बीजेपी के नॉर्थ 24 परगना जिले के अध्यक्ष ने दैनिक भास्कर को बताया कि संदेश खाली की 5 महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम ने कहा कि चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों, पीएम ने यहां 38 मिनट का भाषण दिया जिसमें इंडी गठबंधन, पश्चिम
पश्चिम बंगाल सरकार संदेश खाली और केंद्र सरकार की योजनाओं पर बोले। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव निक्की हेली नाम वापस लेगी। ट्रंप ने 14 राज्यों में हराया। उम्मीदवारी की रेस से बाहर होने वाली दूसरी भारतवंशी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव चल रहे हैं। भारतीय समय अनुसार 15 राज्यों में वोटिंग हुई। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सभी 15 सीटों पर बाइडेन की जीत हुई, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 14 सीटों पर ट्रंप जीते। उन्होंने भारतवंशी कैंडिडेट निक्की हेली को हराया। निक्की हेली सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। इसके बाद अब उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदारी से नाम वापस लेने का फैसला किया है। निक्की हेली दूसरी भारतवंशी कैंडिडेट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी की रेस से बाहर हो गई। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी ने शुरुआती चुनाव हारने के बाद उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई गवर्नर को उम्मीद मौजूदा वित्त वर्ष में 8% रह सकती है जीडीपी, बोले कम हो रही है महंगाई। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान 7.6% से भी ज्यादा तेज गति से विकास कर सकती है। उन्होंने कहा है कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% से ज्यादा 8% के करीब रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से आगे बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोलकाता में पानी से 13 मीटर नीचे चलेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री ने किया इनॉग्रेशन। 520 मीटर का सफर 45 सेकंड में पूरा किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर पश्चिम कॉरिडोर में दौड़ी थी। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चल रही है। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रोज 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीनी जासूसी जहाज के रवाना होते ही मालदीव ने दिखाया रंग। भारत के साथ तोड़ा एक और समझौता। जी हां दोस्तों, चीन के साथ मालदीव के रिश्ते एक नई राह पर हैं, तो भारत के साथ मालदीव लगातार अपने समझौतों को तोड़ रहा है। मालदीव ने भारत के साथ एक और समझौते का नवीनीकरण नहीं करने का फैसला किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने घोषणा की है कि भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा और उसकी अभ्यास करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और मशीनों को खुद हासिल करने की योजना भी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना ने खुद को लता मंगेशकर से कंपेयर किया। अंबानी प्री वेडिंग में परफॉर्मेंस करने वाले सेलेब्स पर कसा तंज, बोली गरिमा बनाए रखिए। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस कंगना रनावत उन चुनिंदा बॉलीवुड सेलेब्स में से एक है जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में नजर नहीं आई। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इंडस्ट्री के अपने उन कलीग्स पर टैग लिया है जिन्होंने अंबानी की पार्टी में परफॉर्मेंस किया था। इतना ही नहीं, अपनी तुलना लता मंगेशकर से करते हुए कंगना ने कहा कि उन्होंने लता जी की तरह कभी किसी प्राइवेट इवेंट में परफॉर्मेंस करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। कंगना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने एक आर्टिकल का फोटो शेयर किया जिसमें लिखा था, लता मंगेशकर ने कहा था कि अगर उन्हें कोई $5 मिलियन भी दे तो भी वह शादियों में नहीं गाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में पानी की कमी, 3000 बोरवेल सूखे। डिप्टी सीएम बोले मेरे घर का बोर भी सूखा। टैंकर 500 की जगह 2000 रुपए वसूल रहे। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु शहर पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि शहर में 3000 से अधिक बोरवेल सूख गए हैं, जिनमें उनके घर का बोर भी शामिल है। वहीं शहर के टैंकर वाले 5000 लीटर के लिए 500 रुपए की जगह 2000 रुपए वसूल रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि पानी की जरूरत पूरी करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम सभी टैंकों को अपने कब्जे में ले रहे हैं और उन सोर्सेस की पहचान कर रहे हैं जहां पानी उपलब्ध है। 217 टनल भी ढूंढ लिया गया है। हालांकि शहर को कावेरी से जो पानी सप्लाई हो रहा है वह जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कमलनाथ को बड़ा झटका। छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 कांग्रेसी पार्षदों ने थामा बीजेपी
का दामन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा झटके पर झटके दे रही है। मंगलवार को नगर निगम के 7 पार्षदों ने भाजपा के दिग्गज नेता नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं सभी 7 पार्षद सीएम मोहन यादव से भी मिले। दोस्तों आपको बता दें, नगर निगम छिंदवाड़ा में 48 वार्ड है, जिनमें से निगम में 28 कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के 20 पार्षद हैं। अब भाजपा पार्षदों की संख्या 27 हो गई और कांग्रेस के सिर्फ 21 बचे हैं। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का बीते दिनों छिंदवाड़ा का दौरा हुआ था। तब सीएम मोहन यादव के सामने कांग्रेस के नेता सहित 1500 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। उस समय सीएम मोहन यादव ने कहा था कि इन दिनों छिंदवाड़ा में कई लोगों का मन डामाडोल है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स 74,151 और निफ्टी 22,497 पर पहुंचा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 6 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 74,151 का और निफ्टी ने 22,497 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 408 अंक की तेजी के साथ 74,085 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 117 अंक की तेजी रही। यह 22,474 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा आज तेजी रही। निफ्टी आईटी में 0.77% और निफ्टी बैंक में 0.81% और निफ्टी हेल्थ केयर में 0.84% की तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमत 64,404 के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंची। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। सोना चांदी से जुड़ी खबर बहुत बड़ी होती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोना और चांदी हर किसी के काम की चीज है। हर परिवार में सोने और चांदी का इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे में सोने चांदी की कीमतें आप तक पहुंचना भी जरूरी होती है। दोस्तों आपको बता दें, मंगलवार को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 924 रुपए महंगा होकर 64,404 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। चांदी भी 1261 रुपए महंगी होकर 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, कहा जनता के बीच सोच समझकर बोले। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को कहा था पनौती मोदी। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला नवंबर 2023 का है। गांधी ने राजस्थान में बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी सभा में कहा था कि प्रधानमंत्री मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है, हरवा दिया। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में पूछा था। राहुल को दी गई सलाह उसी निर्देश के बाद आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। DGCA ने नई एयरलाइन फ्लाई 91 को AOC सर्टिफिकेट दिया। फ्लाई 91 ने कहा, हमारा लोगो फ्लाइंग बटरफ्लाई, यह भारत की सुंदरता और वाइब्रेंट डाइवर्सिटी का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, DGCA ने नई रीजनल एयरलाइन फ्लाई 91 को एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट AOC दे दिया है। फ्लाई 91 ने बताया कि उनकी एयरलाइन का लोगो फ्लाइंग बटरफ्लाई है। फ्लाइंग बटरफ्लाई लोगो भारत की सुंदरता और वाइब्रेंट डाइवर्सिटी का प्रतीक है। फ्लाई 91 ने कहा कि एयरलाइन का फ्लाइंग बटरफ्लाई लोगो भारत की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और वाइब्रेंट डाइवर्सिटी यानी कि जीवंत विविधता का प्रतीक भी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्लाई 91 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम की 2 फोटो शेयर कर लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। फ्लाई 91 टीम की 4 साल की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाया। हमें DGCA इंडिया से एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर गर्व है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नवाज की पत्नी आलिया के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी, 5 साल से नहीं लौटाए 31.68 लाख रुपए। शिकायतकर्ता बोली नवाज भी इसमें शामिल है। जी हां दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी के खिलाफ बीती 29 फरवरी को अंधेरी कोर्ट ने 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। यह मामला 2022 में रिलीज हुई फिल्म होली काऊ से जुड़ा हुआ है, जिसे आलिया ने प्रोड्यूस किया था। कभी आलिया की दोस्त रही मंजू M गढ़वाल शुरुआत में इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी थी।
उन्होंने ही आलिया पर 5 साल पहले 31,68,000 रुपए न लौटाने को लेकर मामला दर्ज कराया था। मंजू ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि शुरुआत में मैं इस फिल्म को आलिया के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रही थी। तब आलिया ने मेरी फैमिली से 1 महीने के लिए पैसे उधार लिए थे क्योंकि सेट पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। 5 साल से यह मामला चल रहा है और आलिया ने आज तक हमें पैसे नहीं लौटाए। इसके चलते मेरे पेरेंट्स आज तक परेशान हो रहे हैं। वो सीनियर सिटीजन है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 85% पेटीएम यूजर्स को नहीं होगी दिक्कत, आरबीआई गवर्नर बोले। बचे हुए लोगों को वॉलेट दूसरे बैंकों से लिंक करने को कहा गया। जी हां दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि 80 से 85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स को रेगुलेटरी एक्शन के कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि बाकी 15% यूजर्स को अन्य बैंकों से लिंक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम को अन्य बैंकों के साथ टाई अप करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। कंपनी को पर्याप्त समय दिया गया है जिसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरबीआई फिनटेक कंपनियों के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोविड का दौर यश राज फिल्म्स के लिए डिप्रेशन जैसा था, रानी मुखर्जी बोली। ओटीटी के कारण लोग थिएटर्स जाना भूल गए थे, लेकिन पठान ने सब बदल दिया। जी हां दोस्तों, कोविड के कारण 2020 से 2022 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजरी, लेकिन 2023 में उसने जबरदस्त वापसी की। यह बड़ा बदलाव YRF यानी कि यश राज फिल्म्स की फिल्म पठान की रिलीज के बाद से शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में दिखे थे। इसके बाद जवान और गदर 2 जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा की स्थिति को और बेहतरीन बना दिया। यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा की वाइफ और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने हालिया इंटरव्यू में पोस्ट कोविड के बाद यशराज फिल्म्स की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान की रिलीज के बाद सब कुछ बदल गया। मुंबई में फिक्की फ्रेम इवेंट में रानी मुखर्जी ने बताया कि कैसे कोविड के दौरान पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजरी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को झटका, तोहफों पर AMFI ने लगाई लगाम। जी हां दोस्तों, म्यूचुअल फंड एजेंटों की विदेशी यात्राओं और महंगे तोहफों पर लगाम लगने वाली है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन AMFI ने एजेंटों को फॉरेन ट्रिप और महंगे गिफ्ट देने के मामले का संज्ञान लेते हुए म्यूचुअल फंड कंपनियों को सचेत किया है। AMFI ने कंपनियों से कहा है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट सिर्फ ट्रेल कमीशन के पात्र हैं। उन्हें किसी खास SIP या प्लान को बेचने के लिए फॉरेन ट्रिप या महंगे तोहफों के रूप में इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। असेट मैनेजर तय ट्रेल कमीशन के अलावा कोई और कमीशन या इंसेंटिव शेयर नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रामपुर कोर्ट में लगातार 2 बार पेश हुई जया प्रदा, गिरफ्तारी की लटक रही थी तलवार। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा बीते 2 दिनों में 2 बार रामपुर कोर्ट में पेश हुई। बुधवार को उनकी दूसरी पेशी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 2 मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए एक स्पेल में उन्हें पेश होने के लिए आदेश जारी किया गया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है। 27 फरवरी को रामपुर कोर्ट ने कई समनों और 7 गैर जमानती वारंटों के जारी करने के बावजूद पेश नहीं होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस को उनको गिरफ्तार करके 6 मार्च तक हाजिर करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि जया प्रदा 4 मार्च को यहां पहुंची और अपने अधिवक्ताओं के साथ MP MLA विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत में पेश हुई। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि पूर्व सांसद जया प्रदा अपने अधिवक्ताओं के साथ MP MLA स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत में उपस्थित हुई और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।